गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर सेकंड का टॉपिक है। हमारा टॉपिक है थिक लेंसेज एंड टेलीफोटो लेंसेज। तो हम इसमें पढ़ेंगे थिक लेंसेज यानी मोटे लेंस द्वारा अपवर्तन। तो बच्चों, जो दो गोलीय पृष्ठों के संयोजन को क्या बोलते हैं? एक मोटा लेंस कहते हैं। यानी कि दो गोलीय पृष्ठ हैं, इन दोनों के संयोजन से क्या बनता है? एक मोटा लेंस बनता है। यदि दोनों पृष्ठों के ध्रुवों के मध्य की दूरी उनकी वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में नगण्य न हो, यदि नगण्य होगी तो वो एक मोटा लेंस नहीं बनेगा, और यदि उनके बीच की जो दूरी है, ध्रुवों के बीच की जो दूरी है, वो उनकी वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में नगण्य नहीं होती है, तो वो एक मोटा लेंस होता है। अब हम मान लेते हैं कि मान लिया एक मोटा अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस है, जिसकी मोटाई क्या है? स्मॉल टी है। ये मोटा सारी लेंस है जिसकी इसकी मोटाई कितनी है? स्मॉल टी है। और ये म्यू अपवर्तनांक यानी किसका अपवर्तनांक क्या है? म्यू अपवर्तनांक के माध्यम का बना हुआ है। अब इसकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं, जो वक्रता त्रिज्या क्या है? कैपिटल R1 और कैपिटल R2। यानी कि इसकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो हैं कैपिटल R1 और R2, तथा प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु हैं वो क्या है? F1 और ये F2, तथा प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदु क्रमशः क्या है? H1 और H2 हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं? इसमें प्रकाश की एक किरण जो OP मुख्य अक्ष के समांतर लेंस के प्रथम पृष्ठ पर यानी P बिंदु पर क्या होती है? आपतित होती है। प्रकाश की एक किरण OP ये आई, ये इस P बिंदु पर क्या हुई? आपतित हुई। ठीक है, यह किरण अपवर्तित होकर PM मार्ग से द्वितीय पृष्ठ पर बिंदु M से निर्गत होकर कहाँ पर मिलती है? F2 पर मिलती है। तो ये कहाँ जाती है? PM, ये होती हुई इस प्रकार से ये गई PM से, और यहाँ M से निर्गत होकर कहाँ पर? ये F2 पर गई। तो इस प्रकार से आती है, ये OPI P पर आपतित हुई और फिर PM से होते हुए M पर मिली और M से निर्गत होकर कहाँ पर? F2 पर पहुँच गई। ठीक है, आपतित किरण OP को अगर हम आगे बढ़ाएं और MF2 को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो दोनों बिंदु कहाँ पर मिलते हैं? A2 पर मिलते हैं। यदि OP को हम इस प्रकार से आगे बढ़ाएं और MF2 को पीछे बढ़ाएं तो हम देखते हैं कहाँ पर मिलता है? O2 बिंदु पर मिलती है। ठीक है, तो इसलिए O2H2 क्या बनाता है? द्वितीय मुख्य समतल बनाता है। ये O2H2 क्या बनाता है? द्वितीय मुख्य समतल बनाता है। इसी प्रकार से दूसरी आपतित किरण वो क्या है? O'Q। इसी प्रकार से दूसरी आपतित किरण ये रही O'Q, ये O'Q बिंदु पर आपतित होती है। फिर ये QN से होती हुई और ये N पर से निर्गत होकर ये F1 पर पहुंचती है। ठीक है, अगर हम इसको भी पीछे बढ़ाएं और इसको इस तरफ बढ़ाएं तो हम देखते हैं ये कहाँ पर मिलती है? A1 पर मिलती है, और ये A1H1 प्रथम क्या बनता है? प्रथम समतल तल बनता है। तो इसी प्रकार से A1H1 प्रथम मुख्य समतल बनता है। अब हम मान लेते हैं F' क्या? प्रथम फोकस दूरी है। F क्या है? द्वितीय फोकस दूरी है। तो लेंस के दोनों ओर क्या है? वायु हैं। दोनों ओर वायु होने पर F' इक्वल टू क्या होता है? H1 F1, जिसको -F भी लिख सकते हैं, और H2 F2 क्या होगा? F, यानी फोकस दूरी के बराबर होगा। ये H1 F1 और ये H2 F2, और दोनों ही किसके बराबर होंगे? ये F' और ये F, दोनों ही किसके बराबर हैं? F के बराबर हैं। तो प्रथम पृष्ठ PP1 द्वारा अपवर्तन के कारण जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ पर बनती है? I पर बनती है। ये PP1 के कारण ये P और ये P1, इसके कारण ये स्थिति बनती है वो कहाँ पर बनती है? I पर बनती है। तो ये P1 से जो I तक की दूरी है ये क्या है? V' यानी प्रतिबिंब की दूरी। तो यदि P1I इक्वल टू क्या है? V' है, तो लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या हमारा क्या होता है? μ/V' -1/u प्रारंभिक बराबर μ-1/r। तो इसको हम लिख सकते हैं μ/V' -1/∞, क्योंकि किरण हमारी कहाँ पर है? इनफाइनाइट से आ रही है, अनंत से आ रही है। तो μ-1/r1, तो हो जाएगा 1/P1I। V' का मान क्या है? P1I बराबर μ-1/r1। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन के कारण द्वितीय पृष्ठ पर देखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1/P2F2 माइनस μ/P2I इक्वल टू 1 माइनस μ/R2। तो यहाँ पर 1/P2F2 इज इक्वल टू माइनस μ/P2I इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा μ-1R2 होगी समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं त्रिभुज A2F2H2 और MP2F2 में इन दोनों त्रिभुज को देखते हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। A2M2F2
A2H2F2 ये, और A2F2H2 ये दोनों क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो समरूप की परिभाषा से H2F2 अपॉन P2F2 बराबर होगा A2H2 अपॉन P2M। तो यहाँ से हम H2F2 और P2F2 का मान देखेंगे तो हमें प्राप्त होगा A2H2 किसके बराबर होता है, P1P के। तो P1P अपॉन P2M, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से त्रिभुज P1PI समरूप होता है त्रिभुज MP2I के। तो इससे भी समरूपता के नियम से हम देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है P1I अपॉन P2I इज इक्वल टू P1P अपॉन P2M। तो समीकरण 3 और हम 4 को देखते हैं कि ये दोनों के क्या RHS बराबर हैं, तो LHS भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम देखते हैं समीकरण 3 और 4 से H2F2 इक्वल टू P2F2 बराबर होगा P1I इज इक्वल टू P2I। तो यहाँ से अगर हम 1/H2F2 का मान निकालें तो 1/H2F2 हमें प्राप्त होगा P2I अपॉन P1I इंटू 1/P2F2। तो ये हो जाएगा 1/F, H2F2 क्या है F, तो 1/F इज इक्वल टू 1/P1I इंटू P2I अपॉन P2F, समीकरण नंबर 5। अब हम समीकरण नंबर 2 से P2I को गुना करेंगे, समीकरण 2 को इससे, इस पूरे को P2I से गुना करेंगे तो हो जाएगा P2I अपॉन P2F2 तो हो जाएगा P2I अपॉन P2F2 माइनस P2I कैंसिल हो जाएगा, माइनस म्यू बराबर 1 माइनस म्यू अपॉन R2 P2I। तो P2I अपॉन P2F2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको उस तरफ लेंगे तो प्लस का हो जाएगा म्यू प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन R2 P2I। और समीकरण नंबर 6 से मान हम किस में पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 5 में पुट कर देंगे। तो 1/F इज इक्वल टू हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/F इज इक्वल टू 1/P1I और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मान पुट कर देंगे तो हो जाएगा म्यू प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन R2 P2I। तो हो जाएगा 1/F इज इक्वल टू 1/P1I 1 माइनस म्यू अपॉन R2 और ये हो जाएगा P1I माइनस इसकी वैल्यू पुट करेंगे P2I की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा P1I माइनस P1P2 प्लस म्यू। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/F इज इक्वल टू 1/, इसको अलग अलग कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1/1 माइनस म्यू अपॉन R2 माइनस 1 माइनस म्यू अपॉन R2 P1P2 अपॉन P1I प्लस म्यू अपॉन P1I। तो ये हो जाएगा 1/F इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन R2 प्लस म्यू माइनस 1 अपॉन R2 माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और P1P2 का मान क्या है, स्मॉल t इंटू 1/P1I और प्लस म्यू अपॉन P1I। और समीकरण नंबर 1 से 1/P1I इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/म्यू R1 रख देंगे, यानी कि यहाँ पर 1/P1I का मान रख देंगे तो, और यहाँ भी 1/P1I का मान रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/F इज इक्वल टू माइनस का म्यू माइनस 1 अपॉन R2 प्लस म्यू माइनस 1 अपॉन R2 ये t इंटू 1/P1I का मान रखेंगे म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू R1 प्लस म्यू और फिर 1/P1I का मान रखेंगे म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू R1। तो हो जाएगा 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, म्यू माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर अंदर बचेगा 1/R1, म्यू माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 1/R1 ये 1/R1 माइनस 1/R2 ये 1/R2 और प्लस म्यू माइनस 1 इंटू t और म्यू R1 इंटू R2। तो ये क्या है, ये मोटे लेंस के लिए क्या है, फोकस दूरी का सामान्य सूत्र है। ये हमारा जो मान है। अब अगर हम t बराबर 0 रखें, t बराबर 0 मतलब वो मोटा लेंस ना होकर कैसा है, एक पतला लेंस है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी 1/F0 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, यानी कि यहाँ पर t बराबर 0 रख देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी तो हमारे पास प्राप्त होगा म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगी, यानी कि ये क्या है, एक पतले लेंस की फोकस दूरी है। तो समीकरण नंबर 8 से 1/F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/F0 प्लस म्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर t अपॉन म्यू R1 R2। अब अगर स्पेशल केसेस देखें तो उभयतल लेंस के लिए R1 क्या होता है पॉजिटिव और R2 क्या होता है नेगेटिव। तो इसलिए समीकरण 8 से हम
R1 पॉजिटिव और R2 क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि हमारे पास प्राप्त होगा 1/हाफ F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/R1 प्लस 1/R2 माइनस का म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन म्यू R1 R2, या हम बोल सकते हैं 1/F, ये क्या है 1/F0 माइनस म्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा टी अपॉन म्यू R1 R2। अतः उभयतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो लेंस की मोटाई के साथ क्या होती जाती है, बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। तो लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः मोटे उभयतल लेंस की क्षमता अपवर्तक पृष्ठों वाले पतले लेंस की क्षमता से क्या होती है, कम होती है। अब लेंस की जो मोटाई है उसको टी को बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि 1/F का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे जैसे हम टी को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे टी को बढ़ाते जाते हैं एक स्थिति ऐसी आ जाती है, दोनों मान बराबर हो जाते हैं और 1/F का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो टी को और अधिक बढ़ाने पर अभिसारी लेंस क्या हो जाता है, एक अपसारी लेंस बन जाता है। और लेंस की इस मोटाई को ही जहाँ पर 1/F इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और अभिसारी लेंस क्या बन जाता है, अभिसारी लेंस अपसारी लेंस बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं, क्रांतिक मान कहते हैं। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, टी से व्यक्त करते हैं। तो अगर हम टी का मान निकालें तो 1/F यानी 1/F का मान 0 हो जाएगा, यानी कि म्यू माइनस 1 1/R1 प्लस 1/R2 माइनस म्यू माइनस 1 टी अपॉन म्यू R1 R2 इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी कि ये 0, तो ये म्यू माइनस 1 टी अपॉन म्यू R1 R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, तो यानी कि म्यू माइनस 1 टी अपॉन म्यू R1 R2 क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 से R1 R2 कैंसिल, तो टी का मान क्या आ जाएगा, म्यू R1 प्लस R2 अपॉन म्यू माइनस 1, ये क्रांतिक मान आ जाएगा। एक समतल लेंस के लिए अगर हम देखें तो R1 बराबर R2 बराबर क्या होता है, R, तो इसलिए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 म्यू R अपॉन म्यू माइनस 1। R1 और R2 की जगह क्या रखेंगे, R, तो ये क्या हो जाएंगे 2R, तो यानी कि इसका मान आ जाएगा टी का 2 म्यू R अपॉन म्यू माइनस 1। तो मोटे लेंस की क्षमता यानी कि लेंस की क्षमता P इक्वल टू क्या होती है, 1/F, तो यानी कि P इक्वल टू हो जाएगा 1/F। हम बोल सकते हैं म्यू माइनस 1/R1 माइनस म्यू माइनस 1/R2 प्लस म्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर टी R1 R2 म्यू R1 R2। ठीक है, तो लेंस के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ की क्षमता P1 इक्वल टू क्या हो जाएगी, म्यू माइनस 1/R1। दूसरे अपवर्तक पृष्ठ की क्षमता P2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1 माइनस म्यू अपॉन R2। इसलिए समीकरण 14 से हम देखते हैं, इस समीकरण से तो हमें P का मान जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, P1 प्लस P2 माइनस P1 P2 टी अपॉन म्यू। तो ये था हमारे मोटे लेंस से अपवर्तन। अब हम देखते हैं टेलीफोटो लेंस क्या होता है। तो यह लेंस वहाँ प्रयुक्त किया जाता है जहाँ छोटी वस्तुओं का फ़ोटो बहुत दूर से लिया जाए, यानी कोई छोटी सी वस्तु है उसको बहुत दूर से अगर हम फ़ोटो खींचते हैं तो हम देखते हैं कि अगर साधारण कैमरे से हम फ़ोटो खींचते हैं तो वो स्पष्ट रूप से और अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती, तो वहाँ पर टेलीफोटो लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यदि इन वस्तुओं का पास से छायांकित यानी कि फ़ोटो नहीं लिया जाए तो उनके जो फ़ोटो होते हैं वो एक साधारण कैमरे से लेने पर बहुत छोटे होते हैं और उनकी विस्तृत जानकारी भी नहीं मिलती है। तो टेलीफोटो लेंस में लेंसों के संयोजन से निकट परास का उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि हम दूर से भी छोटी वस्तु की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं टेलीफोटो लेंस की सहायता से। तो लेंस द्वारा एक दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का आकार निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, फोकस दूरी के समानुपाती होता है। आपतित किरणों द्वारा लेंस पर अंतरित कोण के समानुपाती होता है। तो दूर स्थिति किसी वस्तु का एक वैध छायाचित्र लेना हो तो एक लंबी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग में लाना चाहिए कि जितनी अधिक लंबी फोकस दूरी का लेंस होगा उतनी अधिक दूरी तक हम साफ देख सकते हैं। लेकिन इसमें कैमरे की साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसे क्या करना होता है, सीमित रखना होता है। तो इसलिए एक अवतल लेंस का उत्तल लेंस के साथ क्या करते हैं, संयोजन करते हैं और उससे क्या बनता है, टेलीफोटो कैमरा लेंस बनता है। तो यानी टेलीफोटो कैमरा लेंस में क्या होता है, उसमें एक अवतल लेंस एक उत्तल लेंस के साथ संयोजन किया हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस, इन दोनों के संयोजन से क्या बनता है, टेलीफोटो लेंस बनता है। तो L1 क्या है यहाँ पर, उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी f1, L2 क्या है, अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी क्या है, f2, और उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d। तो इस संयोजन से जो फोकस दूरी बनती है वो होती है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2। तो अतः कैमरा जिसमें केवल लेंस L1 लगा हुआ होता है उसमें प्रतिबिंब d पर बनता है। तो यानी कैमरा जिसमें L1 लगा हुआ था
प्रतिबिंब यहाँ कहाँ पर बनता है, यहाँ डी पर बनता है, ठीक है। और जो लेंस L1 का क्या है, द्वितीय मुख्य फोकस है। और ये तो अवतल लेंस L2 के कारण प्रतिबिंब की स्थिति दूर I बिंदु पर बनता है। तो L2 के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, ये I पर बनता है। इस L2 कारण L1 के कारण कहाँ बनता है, D पर, और L2 के कारण कहाँ पर बनता है, I पर बनता है। तो अतः संयोजन एक उत्तल लेंस L की तरह व्यवहार करता है, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, CI होती है, जो अकेले लेंस L1 की फोकस दूरी से अधिक होती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।